हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डीपीजी हिस्ट्री। तो दोस्तों आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। टॉपिक तो हमारा पुराना ही रहेगा। क्या नाम है हमारे टॉपिक का? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो टॉपिक तो हमारा नहीं चेंज होगा, पर इसमें आने वाले पॉइंट्स हमारे बार बार चेंज होते रहते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ लिया था, पुष्पी पादप क्या होते हैं, पुष्पी पादपों के बारे में मैंने बता दिया था। उसके बाद मैंने पुष्प क्या होते हैं, यानी कि किसी पौधे का कौन सा भाग पुष्प कहलाता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पुष्प की संरचना के बारे में, यानी कि फ्लावर ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं, इन सभी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, इसमें आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है क्या? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, यानी कि पुष्प की संरचना। इसके कौन कौन से भाग हैं और कौन से भाग जन्म में योगदान देते हैं, इनके बारे में ही हम जानेंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए, हमने बताया था पिछले वीडियो में क्या कि पुष्प में एक वृंत पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते थे? पुष्प वृंत कहते थे। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप क्या कीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। जब आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको जो टॉपिक आगे पढ़ाया जाएगा वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो मैंने क्या बताया, पुष्प में एक वृंत पाया जाता है। उस वृंत को क्या कहते हैं? पुष्प वृंत कहते हैं, पेडिकल कहते हैं। जो कहाँ से निकला होता है? शाहपत्र के अक्ष भाग से निकला होता है। ये सब मैंने बता दिया है पहले ही आपको। तो जो वृंत होता है उसके ऊपर क्या होता है, अब आगे की संरचना देखेंगे। पुष्प के ऊपर क्या होता है, पुष्प वृंत के, इस पर एक उभरी हुई क्या नाम है, तस्तरीनुमा संरचना पाई जाती है। तो उस तस्तरीनुमा संरचना को हम क्या कहते हैं? थैलमस कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। अब पुष्पासन पे ही पुष्प की सारी संरचनाएं उपस्थित होती हैं। तो पुष्प में क्या होता है, 4 चक्र पाए जाते हैं जिससे पुष्प की सारी संरचनाएं पूर्ण होती हैं। उन चारों चक्रों का अलग अलग योगदान होता है पुष्प की संरचना में, उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन चारों चक्रों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या कीजिए कि आप एक बात और ध्यान दीजिए कि पुष्प में क्या होते हैं, कुछ पुष्प ऐसे भी होते हैं जिनमें वृंत नहीं पाया जाता है। ठीक है, कुछ पौधों में वृंत नहीं पाया जाता है। तो उन पुष्पों को क्या कहते हैं? जिन पुष्पों में वृंत एब्सेंट होता है उन पुष्प को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? पुष्प वृंतहीन पुष्प, यानी कि अवृंत। अवृंत को सिसल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जिन वृंतों में क्या होता है, जिन पुष्पों में वृंत उपस्थित होता है, वृंत प्रेजेंट होते हैं, उन पुष्पों को हम क्या कहते हैं? उन पुष्पों को क्या कहते हैं? हम पेडिकलेट कहते हैं। क्यों पेडिकलेट कहते हैं? क्योंकि उनमें पुष्प उपस्थित है, और सॉरी वृंत उपस्थित है उन पुष्पों में। ठीक है, तो अब हम जानेंगे क्या, पुष्प के ऊपरी संरचनाओं के बारे में। ऊपरी संरचना माने क्या? वो 4 चक्रों के बारे में जानेंगे जो लैंगिक जन्म में अपना योगदान देते हैं। तो 4 चक्रों का पहले हम क्या करेंगे, नाम लिख लेते हैं, कौन कौन से चक्र पुष्प में होते हैं। तो दोस्तों पहला जो हमारा चक्र होता है पुष्प में, उस पहले चक्र को क्या कहते हैं? हम बाह्य दल कहते हैं। क्या बाह्य, एक मिनट, इसको क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज कहते हैं। इंग्लिश में कैलिक्स। ठीक है, एक पहला हमारा चक्र है, पहला साइकिल है, जिसको क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। इतना तो समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा चक्र आता है किसी पुष्प की संरचना में, उसको कहते हैं क्या? दल पुंज। इंग्लिश में क्रोला कहते हैं। ठीक है, ये दूसरा चक्र हो गया। अब तीसरा जो चक्र आता है उसको कहते हैं क्या? पुमंग कहते हैं। पुमंग को इंग्लिश में एंड्रोसियम कहते हैं। तीसरा चक्र क्या है हमारा? पुमंग, इंग्लिश में एंड्रोसियम। और जो आखिरी और चौथा चक्र है उसको कहते हैं क्या? ज्यांग, इंग्लिश में इसको कहते हैं गायनोसियम। इतना तो समझ में आ गया, क्लियर है ना इतना? पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं। पहला होता है बाह्य दल पुंज, दूसरा होता है दल पुंज, तीसरा होता है पुमंग और चौथा होता है ज्यांग। और इनका चारों का मैंने इंग्लिश में नाम भी लिख दिया है। पहले को कैलिस कहते हैं, दूसरे को क्रोला कहते हैं, तीसरे को एंड्रोसियम कहते हैं, चौथे को गायनोसियम कहते हैं। इतना तो क्लियर है। अब क्या करेंगे हम,
इन चक्रों को दो भागों में बांट देंगे, थोड़ी आसानी होगी इससे हमें समझने के लिए कि कौन से हमारे चक्र इन चारों में से जनन चक्र होते हैं और कौन से सहायक चक्र होते हैं। जब इनको दो भागों में हम बांटेंगे तो इससे इस बात का स्पष्टीकरण हो जाएगा। तो चलिए हम इनको दो भागों में बांट लेते हैं। तो पहला जो हमारा चक्र होगा, यानी कि जो पहले ये दो चक्र जो कहलाते हैं उनको क्या कहते हैं, एक्सेसरी साइकिल्स कहते हैं। एक्सेसरी साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि सहायक चक्र होते हैं। इनको वर्धित चक्र भी कहा जाता है, वेजिटेटिव साइकिल्स भी कहा जाता है। तो इनको क्या कहते हैं, एक्सेसरी साइकिल्स कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, सहायक चक्र कहते हैं। और बचे जो ये दोनों उमंग और जियांग, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं क्या, चूंकि ये जनन में योगदान देते हैं इसे जनन चक्र कहते हैं। क्या, जनन चक्र, यानी कि रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो ये चार चक्रों को मैंने दो भागों में बांट दिया। पहला क्या है, एक्सेसरी साइकिल्स, दूसरा क्या है, रिप्रोडक्टिव साइकिल्स। इतना क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, हम बारी बारी करके इन दोनों चक्रों का अध्ययन करेंगे। किसका, एक्सेसरी चक्रों का अध्ययन करेंगे, रिप्रोडक्टिव चक्रों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सेसरी के बारे में जानेंगे। एक्सेसरी चक्र कौन से होते हैं, इनका कार्य क्या होता है। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने बात क्या कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे क्या, एक्सेसरी चक्र के बारे में। तो चलिए जानते हैं एक्सेसरी चक्र के कौन कौन से, इसके अंदर कौन कौन से चक्र आते हैं, उनका कार्य क्या होता है, पादप के पुष्प में वो योगदान क्या देते हैं। तो पहला क्या, एक्सेसरी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सहायक चक्र। तो क्लियर है ना। इसको मैंने लिख दिया एक्सेसरी साइकिल्स, यानी कि सहायक चक्र। अब क्या करेंगे, इन सहायक चक्र में कौन कौन से चक्र आते थे, दो चक्र आते थे। दोनों का हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं। पहला क्या था हमारा, पहला था बाह्य दलपुंज। क्या था, बाह्य दलपुंज। इंग्लिश में मैंने इसको क्या कहा था, कैलिक्स कहा था। ठीक है, और जो दूसरा हमारा चक्र आया उसको क्या कहा था मैंने, दलपुंज कहा था। देखिए हमने एक्सेसरी चक्र को दो भागों में बांटा। पहला बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, यानी कि पहला कैलिक्स, दूसरा कोरोला। इतना तो क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, हम बाह्य दलपुंज के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि बाह्य दलपुंज उसका कौन सा भाग होता है, कार्य क्या होते हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो बाह्य दलपुंज जो होते हैं वो पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। चूंकि बाहरी चक्र है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर ही और चक्र उपस्थित होंगे पुष्प के। ये क्या करता है, पुष्प के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि प्रोटेक्शन देने का कार्य करता है। और इसका एक महत्वपूर्ण योगदान क्या होता है, इसका जो कलर होता है वो रंग, ये जो होते हैं हरे रंग के होते हैं। हरे रंग का कोई पादप का जो भाग हरे रंग का होता है उसमें जाहिर सी बात है क्लोरोफिल पाया जाएगा, हरित परिणहरिम पाया जाता है। ठीक है, परिणहरिम से क्या होता है, कोई पौधा जो होता है प्रकाश संश्लेषण करके भोजन का निर्माण करता है। तो हम कह सकते हैं कि जब ये जो हमारा बाह्य दलपुंज है वो हरे रंग का है तो हम भी कह सकते हैं कि इसमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और ये भोजन निर्माण का कार्य करता है। पहला इसका वर्क हो गया। अब दूसरी बात क्या है, चूंकि ये पुष्प का सबसे बाह्य चक्र है, इसी के अंदर अन्य चक्र स्थित हैं, तो क्या करता है पुष्प के आंतरिक भागों को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ये भी क्लियर है। इतना ही हमें बाह्य दल के बारे में जानना था, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, हम दलपुंज के बारे में जानेंगे। अभी बाह्य दल के बारे में थोड़ा बहुत और चीज़ बताऊंगा। तो सबसे पहले अभी दलपुंज के बारे में बता देता हूँ, इसका भी मैं कार्य बता देता हूँ। दलपुंज क्या होता है, यह बाह्य दल के ठीक अंदर की तरफ, भीतर की तरफ स्थित होता है। ये क्या करता है,
ये कीट पतंगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिससे कि पॉलिनेशन का क्रिया संभव हो सके, यानी कि परागण का क्रिया संभव हो सके। कैसे अपनी तरफ आकर्षित करता है? क्योंकि ये जो दलपुंज है वो कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं, इनकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो रंगीन होती हैं। रंगीन होने का क्या होते हैं, इससे जो जीव जंतु होते हैं इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। जब आकर्षित होंगे, इस पुष्प पर आकर बैठेंगे, मान लीजिए बटरफ्लाई को लेते हैं, तितली होती है, तो ये पुष्प पर आकर बैठती है, तो क्या होते हैं, इनके जो पोलन ग्रेन होते हैं यानी कि परागकण होते हैं, उनके पैरों पर चिपक जाती हैं। और जब चिपक जाती हैं तो इसके माध्यम से किसी दूसरे पुष्प पर, या कह सकते हैं उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक यह परागकण पहुँच जाता है, जिससे परागण क्रिया संभव हो पाती है। इतना समझ में आ गया आपको? यानी कि इसका भी एक कार्य होता है, यह परागण की क्रिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। चूंकि सहायक चक्र हैं तो सहायता तो प्रदान करेंगे ही ना लैंगिक जन्म में, ठीक है। तो हमने दलपुंज के बारे में जान लिया। अब क्या करेंगे, हम जानेंगे कि दलपुंज चूंकि पुंज है यानी कि किसी चीज का समूह है। किसका समूह है? देखिए क्या होता है, इसकी बाह्य दल की एक इकाई को, पहले हम बाह्य दल के बारे में जान लेते हैं। बाह्य दल की एक इकाई को, केवल एक भाग को हम क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। हम कह सकते हैं कि कई बाह्य दलों के समूह से क्या बनता है, बाह्य दल पुंज बनता है। यानी कि ग्रुप्स ऑफ क्या बाह्य दल, यानी कि सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स। देखिए इसके एक इकाई को क्या कहते हैं, एक इकाई को क्या कहेंगे, इसके एक इकाई को क्या कहेंगे हम, बाह्य दल कहेंगे। बाह्य दल कहेंगे ना एक इकाई को। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। क्योंकि एक बाह्य दल इसीलिए सेपल लिख रहे हैं, ये समझ लगाए हैं। तो देखिए ये जो बाह्य दल पुंज होता है, पुंज माने होता समूह। किसके समूह, बाह्य दलों का समूह। तो बाह्य दल पुंज यानी कि प्रथम चक्र के पुष्प की जो रचना होती है वो कई बाह्य दलों के समूह से मिलकर बनी होती है। क्या, बाह्य दल पुंज कैलिक्स। इतना क्लियर है ना। अब बात आती है किसकी, दल पुंज की। दल पुंज यानी कि ये भी समूह है। जैसे इसमें पुंज के आगे बाह्य दल था, तो इसमें पुंज के आगे क्या है, दल है, यानी कि ये कई दलों के समूह से बना है। ग्रुप्स ऑफ क्या, पेटल्स, यानी कि दल को हम इंग्लिश में पेटल्स कहते हैं। तो ग्रुप्स ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला, यानी कि किसको कोरोला कहा जाता है, पेटल्स यानी कि दलों के समूह को कोरोला कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, ये दल पुंज की एक इकाई को क्या कहते हैं, इसकी एक इकाई को क्या कहते हैं, दल कहते हैं। पेटल कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है ना। अब देखते हैं, हमें क्या पता चला कि सहायक चक्र दो प्रकार के, यानी कि 4 चक्र वैसे होते हैं, हमने 2 भागों में बांट लिया। तो सहायक चक्र में बांट लिया, एक था रिप्रोडक्टिव साइकिल यानी कि जनन चक्र के बारे में। तो सहायक चक्र में क्या आए, 2 चक्र आए। तो बाह्य दलपुंज आ गया, एक दलपुंज आ गया, यानी कैलिक्स आ गया, कोरोला आ गया। कैलिक्स के एक इकाई को क्या कहते हैं, यानी कि किसी बाह्य दलपुंज के एक इकाई को क्या कहते हैं, क्वेश्चन भी उठ सकता है। तो क्या कहेंगे, बाह्य दल कहेंगे। यानी कि बाह्य दलों के समूह से ही क्या होता है, बाह्य दलपुंज का निर्माण होता है या बाह्य दलपुंज बनता है, ठीक है। अब बाह्य दल को इंग्लिश में मैंने नाम लिख दिया, यहाँ पर क्या मैंने लिखा है, सेपल, और इसका क्या लिखा है, दल का पेटल, ठीक है। इतना पता चल गया ना। अब बात आती है क्या, जनन चक्रों के बारे में। मैंने इसका कार्य भी बता दिया है, ठीक है, इसकी संरचना बता दी है। अब बात करते हैं क्या, जनन चक्र के बारे में, कि जनन चक्र कौन से होते हैं, उनका क्या कार्य होता है, ठीक है। तो हमारा क्या अगला चक्र है, जनन चक्र यानी कि रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव साइकिल्स, यानी कि इसको क्या कहते हैं, जनन चक्र, ठीक है। अब जनन चक्र के बारे में जानते हैं। देखिए हमारे शेष 2 चक्र बचे हैं। कौन कौन से चक्र बचे हैं, पहला है क्या, एंड्रोसियम, दूसरा हमारा गायनोसियम, यानी कि पुमंग और जयांग, ये 2 चक्र बचे हैं। तो वही हमारे क्या है, जनन चक्र है। तो इसको हम लिख देते हैं इन 2 चक्र को। पहला क्या बचा था, पुमंग, यानी कि एंड्रोसियम,
और दूसरा क्या बचा, जयांग यानी कि गायनोसियम। ठीक है, इतना पता चला आपको। दो चक्र बचे थे जिन्हें जनन चक्र कहते हैं। पहला था पुमांग, दूसरा था जयांग यानी कि एंड्रोसियम और गायनोसियम। अब क्या होगा, पुमांग क्या होता है, यह जो होता है दल पुंज के ठीक अंदर की तरफ स्थित होता है। जुड़ा तो उसी से रहेगा, यानी कि ये पुमंग जो होता है दल पुंज के ठीक अंदर की तरफ स्थित रहता है। हमने पीछे बता दिया हमने क्या कि बाह्य दल पुंज जो होता है बाह्य दलों के समूह से बना होता है। दल पुंज होता है कई दलों के समूह से बना होता है। ठीक उसी प्रकार क्या होता है, पुमांग जो होता है वो भी कई पुंकेसरों के समूह से बना होता है। ठीक है, तो इसकी एक इकाई को हम क्या कह सकते हैं, इसकी भी तो इकाई होगी, तो इसकी एक इकाई क्या कहेंगे हम, इसकी एक इकाई को क्या कह सकते हैं हम, पुंकेसर। पुंकेसर को क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्टेमन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी एक इकाई होगा, जयांग में भी, यानी कि ये कई स्त्री केसरों के समूह से बना होता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसकी एक इकाई को क्या कह सकते हैं हम, इसकी एक इकाई को हम कह सकते हैं क्या, स्त्री केसर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसका भी नाम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या है, स्त्री केसर। इसको इंग्लिश में पिस्टल कहते हैं। इतना क्लियर हुआ ना। पुमांग के एक इकाई को पुंकेसर यानी कि स्टेमन कहते हैं और जयांग के एक इकाई को क्या कहते हैं, स्त्री केसर यानी कि पिस्टल कहते हैं। इतना समझ में आ गया। अब देखिए क्या होता है, पुंकेसर और स्त्री केसर किसी पुष्प में क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। कौन से, एक नर भाग होता है, एक मादा भाग होता है। ठीक है, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, एक क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, यानी कि मादा जननांग नर जननांग। तो देखिए जो नर जननांग होता है वही हमारा ये पुंकेसर जो है यही नर जननांग है। इसको क्या कह सकते हैं, नर जननांग यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह सकते हैं, यानी कि नर जननांग या पुष्प का नर जननांग होता है। ठीक है, अब स्त्री केसर को क्या कहेंगे, इसका ठीक अपोजिट कहेंगे, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह सकते हैं। यह जो होता है किसी पुष्प का मादा जननांग होता है। इतना आपको समझ में आ गया ना, इतना तो क्लियर है। यहाँ पे इसका भी नाम लिख देते हैं। यानी कि यह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। ये जो पुंकेसर है ये कई भागों से मिलकर बना होता है, यानी कि एक पुंकेसर की संरचना में कई भाग होते हैं। अब कौन कौन से भाग होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए कि जो पुंकेसर होता है उसमें 3 भाग होते हैं। एक संरचना में, इसके पुंकेसर की संरचना में 3 भाग होते हैं। पहला जो होता है, पहले भाग को हम क्या कहते हैं, पहला है परागकोश। ठीक है, परागकोश हो गया, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, एंथर। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है, योजी होता है, इसको क्या कहते हैं, कनेक्टिव। योजी, इसको क्या कहते हैं, कनेक्टिव। चूंकि ये मृदुतक होता है, मृदुतक को इंग्लिश में पैरेन्काइमा कहते हैं, चूंकि मृदुतक का बना होता है। ठीक है, योजी इसको कनेक्टिव कहते हैं। अब जो दूसरा है क्या, यानी कि पहला हो गया, दूसरा हो गया, पहला भाग दूसरा भाग किसका, पुंकेसर का। अब तीसरा भाग जो होता है उसे क्या कहते हैं, पुतंतु कहते हैं। ठीक है, फिलामेंट। ठीक, ये 3 भाग मैंने बता दिए किसके, पुंकेसर के।
यानी कि नर जननांग के पुष्प के मैंने 3 भाग बता दिए, परागकोश, एंथर, योजी, कनेक्टिव और पुतंत्र, फिलामेंट। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब देखते हैं क्या स्त्री केसर के भी कई भाग होते हैं। एक स्त्री केसर की भी संरचना में कई भाग योगदान देते हैं। तो देखिए उन भागों का क्या नाम है, मैं मुख्य भाग को बता दे रहा हूँ। इसमें 3 भाग इसमें भी होते हैं। पहला जो होता है उसे क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। दूसरा यानी कि वर्तिकाग्र इंग्लिश में लिख देता हूँ, स्टिग्मा कहते हैं। और दूसरा जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, वर्तिका। वर्तिका को स्टाइल कहते हैं। ठीक है, और तीसरा जो भाग हुआ उसको कहते हैं क्या, अंडाशय, ओवरी। ठीक है, ये 3 भाग इसके हो गए। अब बात आती है क्या कि परागकोश क्या है, यानी कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से हैं, इनके बारे में हमें जानना होगा। देखिए हमें पुंकेसर में क्या पढ़ना होगा, सिर्फ परागकोश के बारे में पढ़ना होगा। परागकोश का ही सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है क्या, लैंगिक जनन में। पुष्पकंजर जननांग में क्या होता है, परागकोश ही एक ऐसा भाग होता है जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है। और योजी जो क्या होता है, पुतंत्र को क्या होता है, परागकोश से यानी कि फिलामेंट को एंथर से अटैच किया रहता है, जोड़े रखता है, इसीलिए इसका नाम कनेक्टिव रखा गया। कनेक्ट किया रहता है, जोड़े रखता है किसको, पुतंत्र को परागकोश से। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। अब बात आती है क्या, स्त्री केसर के 3 भागों की। पहला वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है, इसी पे जब परागकण पूर्ण विकसित हो जाते हैं, ठीक है, परिपक्व हो जाते हैं, तो क्या होता है, वर्तिकाग्र पर ये परागकण आकर रुकते हैं। तो यहीं से क्या करते हैं, पराग नलिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिससे निषेचन होता है। अब देखते हैं क्या वर्तिका क्या है। वर्तिका क्या होता है, वर्तिका के ठीक नीचे स्थित होता है। अभी मैं संरचना बनाऊंगा पुष्प का, तब आपको इसमें सभी चीज़ों को मैं बता दूंगा कौन सा भाग कहाँ पुष्प में स्थित होता है, कहाँ पाया जाता है। अब अंडाशय क्या होता है, अंडाशय वर्तिकाग्र के नीचे होता है। अंडाशय में अंडक का निर्माण होता है। ठीक है, अंडक का निर्माण कहाँ होता है अंडाशय में, तो आप कहेंगे बीजांड में होता है, ओव्यूल में होता है। ठीक है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पुष्प की संरचना बनाएंगे। अब इस पुष्प की संरचना में क्या होगा, पुष्प की संरचना के माध्यम से हम सभी चीज़ों को क्लियर कर देंगे कि पुमांग कहाँ पाया जाता है, जयान कहाँ पाया जाता है, पुंकेसर कौन सा भाग है, स्त्री केसर कौन सा भाग है, इन सभी भागों को हम बता देंगे कौन सा भाग कहाँ पाया जाता है। चलिए हम पुष्प की संरचना बना लेते हैं। तो दोस्तों हमारा चित्र पुष्प का जो है तो तैयार है। अब मैंने जो जो भागों के बारे में बताया आपको, पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं, उन सभी को आइए देखते हैं पुष्प में कहाँ पाया जाता है। इसमें जब आप देख लेंगे प्रत्येक भाग को कहाँ वो भाग स्थित है, तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से उन भागों के बारे में पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैंने क्या किया, देखिए जो ब्लैक कलर में मैंने किया है वो जनन चक्र है पुष्प के, जो ब्लैक कलर में है, यानी कि पुंकेसर और स्त्री केसर। इसके यानी कि कई पुंकेसर का समूह क्या कहलाएगा, हमारा पुमंग कहलाएगा। यानी कि जो पुंकेसर है उसका नर जननांग है, और स्त्री केसर है क्या, पुष्प का मादा जननांग है। ठीक है, तो इनको मैंने ब्लैक कलर में इसको ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। और जो दूसरी चक्र है उसको मैंने ब्लू कलर में किया, नीले कलर में किया है। कौन से चक्र थे, बाह्यदल था और बाह्यदल पुंज था, सॉरी बाह्यदल पुंज था और एक दल पुंज था। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आइए जानते हैं कौन सा चक्र कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, पुष्प में एक वृंत होता है। जिन पुष्पों में वृंत पाया जाता है उसे हम संवृंत कहते हैं, यानी कि पेडिकलेट कहते हैं। और जिन पौधों में, जिन पुष्पों में क्या होता है वृंत नहीं पाया जाता है उसे हम सेसल कहते हैं। ठीक है, तो वृंत इसमें पाया गया है, देख लीजिए वृंत यहाँ पे है, तो इसको क्या कहेंगे, हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि ये क्या है, वृंत है, यानी कि पेडिकल है। ठीक है, पेडिकल हो गया, क्या है, पेडिकल है। अब पेडिकल के ऊपर मैंने क्या बताया था, एक तंत्रीनुमा संरचना होती है, उभरी हुई संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं, थैलमस कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। देखिए यही पुष्पासन है, इसी पे ही उसके सारे जो चारों चक्र हैं वो सब स्थित हैं, आप देख रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम, पुष्पासन कहेंगे, थैलमस कहेंगे।
तो यही है दोस्तों थैलमस। इसको हम क्या कहेंगे, पुष्प विरिंत कहेंगे। विरिंत मैंने लिख दिया है तो आप समझ सकते हैं इसको पुष्प विरिंत कहेंगे, क्या क्योंकि पुष्प का विरिंत है। ठीक है, तो ये पुष्प विरिंत हो गया। पत्तियों में भी विरिंत पाया जाता है जो उसको जोड़े रखता है किससे, टहनी से, ठीक है, शाखा से। तो ये विरिंत हो गया, पुष्प विरिंत। दूसरा क्या होगा, पुष्पासन हो गया, थैलमस हो गया। अब देखिए, अब हम चारों चक्रों के बारे में जानेंगे। प्रथम मैंने चक्र क्या बताया था, बाह्य दलपुंज बताया था, कैलिक्स बताया था। कैलिक्स कहाँ स्थित होता है, तो देखिए दोस्तों, सबसे बाहर की तरफ कौन सा चक्र दिखाई दे रहा है, सबसे नीचे और सबसे बाहर की तरफ यही तो है, ये दोनों। तो इसी को क्या कहते हैं हम, बाह्य दलपुंज कहते हैं। बाह्य दलपुंज कब कहेंगे, देखिए एक बाह्य दल यहाँ पे है, एक बाह्य दल यहाँ पे है, यानी कि एक बाह्य दल आगे भी होगा, एक बाह्य दल इसके ठीक है पीछे भी होगा। ठीक है, तो कई बाह्य दलों के समूह को क्या कहते हैं, बाह्य दल पुंज कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। तो इसमें हम केवल बाह्य दल को बताएंगे, यानी कि सेपल्स को बताएंगे। देखिए एक क्या है, सेपल है, यानी कि क्या है, बाह्य दल है। ठीक, ये एक जो भाग हुआ, एक बाह्य दल है। अब इन्हीं के समूहों को ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, बाह्य दल पुंज बन जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया ना। देखिए आगे बढ़ते हैं। बाह्य दल के बाद क्या आया था, दल पुंज आया था। दल पुंज किसे कहते हैं, कई दलों का समूह होता है दल पुंज। ठीक है, तो दल पुंज ए है, यानी कि बाह्य दल के ठीक भीतर की तरफ क्या स्थित होता है, दल पुंज स्थित होता है, क्रोला स्थित होता है। क्रोला क्या होता है, कई पेटल्स के समूह से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये क्या है, मैं इसकी एक इकाई को, यानी कि दलपुंज की केवल एक इकाई को दर्शा रहा हूँ। इकाई को क्या कहते हैं, दल कहते हैं। ठीक है, यानी कि पेटल्स कहते हैं, पेटल कहते हैं। ठीक है, ये बाह्य दल हो गया, एक दल हो गया। इतना क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है कि तीसरा चक्र, कौन सा चक्र, तीसरा चक्र क्या था, पुमंग था। पुमंग यानी कि एंड्रोसियम था। अब एंड्रोसियम किसे कहते हैं, यानी कि कई पुंकेसरों के समूह से मिलकर बना होता है, मैंने पहले बता दिया है। तो हम केवल एक पुंकेसर के बारे में जानेंगे। तो जान लीजिए एक पुंकेसर है। ठीक है, यही पुंकेसर है जो कि जनन चक्र है, इसको मैंने ब्लैक में दर्शाया है। देखिए ये पुंकेसर है, इसका क्या है, पुंकेसर है। अब पुंकेसर में कौन कौन से भाग होते हैं, उन भागों के बारे में बता दे रहा हूँ। तो पहले हम दिखाते हैं क्या है, एक पुंकेसर है। इसे क्या कहते हैं, पुंकेसर। ठीक, ये क्या हो गया, पुंकेसर हो गया। अब देखिए मैंने क्या बताया था, पुंकेसर में तीन भागों के बारे में मैंने बताया था। तीन पार्ट होते हैं कि कौन कौन से, पहला मैंने बताया था क्या, परागकोश। परागकोश को इंग्लिश में कहते हैं क्या, एंथर। इतना क्लियर हुआ। दूसरा भाग मैंने क्या बताया था, पहले हम फिलामेंट के बारे में जान लेते हैं, पुतंतु के बारे में जान लेते हैं। इसे क्या कहते हैं, पुतंतु कहते हैं। ठीक है, यानी कि फिलामेंट। ठीक, इससे हम क्या कहते हैं, इस पूरी संरचना को क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट कहाँ समाप्त होता है जाकर, ये भी क्वेश्चन उठता है। तो फिलामेंट क्या होता है, किससे जुड़ा होता है, जिससे जुड़ा होगा वहीं तो समाप्त होगा। तो फिलामेंट यह पुष्पासन से जुड़ा होता है, यानी कि थैलमस से जुड़ा होता है, और यहीं पर इसका समापन होता है। ठीक है, यह क्या करता है, पुंकेसर पूरी संरचना जो है इसको जोड़े रखता है, यानी कि परागकोश को जोड़े रखता है, थैलमस से, पुष्प से जोड़े रखता है। कौन, पुतंतु फिलामेंट। अब देखते हैं, जो परागकोश और पुतंतु को आपस में जोड़ता है जो संरचना, उसे क्या कहते हैं, योजी कहते हैं, कनेक्टिव कहते हैं। ठीक है, योजी। वैसे तो मृदुतक का बना होता है, पैरेन्काइमा का बना होता है। टिश्यूज के बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो जान लीजिए, मृदुतक होता है, इसको कहते हैं एजी यानी कनेक्टिव। ठीक है, ये कनेक्टिव हो गया। ठीक, इसे क्या कहते हैं, कनेक्टिव कहते हैं।
हमने पुंकेसर के सारे संरचनाओं के बारे में बता दिया, कौन कौन से भाग होते हैं। अब बारी आती है क्या स्त्री केसर की, यानी कि पहले हम जयांग पढ़ेंगे, जयांग चक्र यानी कि गायनोसियम के बारे में जानेंगे। गायनोसियम क्या होता है, कई स्त्री केसरों के समूह से मिलकर बना होता है। तो देखिए यह जो संरचना है इसी को कहते हैं क्या स्त्री केसर। इस पूरी संरचना क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर को इंग्लिश में पिस्टल कहते हैं। ठीक, इतना आपको पता चला कि ये यहाँ से यानी कि शुरू से लेके यहाँ अंत तक ये पूरा क्या है, स्त्री केसर है। ठीक, अब देखते हैं क्या स्त्री केसर में मैंने कुछ भागों के बारे में बताया था, इसके भी कुछ भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं ये भी हम जान लेते हैं। देखिए मैंने इसको कहा था क्या, सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा था, वर्तिकाग्र कहा था। क्या, वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, बताया ना आपको पहले ही। अब इसके नीचे क्या आता है, वर्तिका आता है। वर्तिका को क्या मैंने कहा था, स्टाइल। अब देखिए मैंने अंडाशय के बारे में बताया, तो यही जो संरचना इतनी बची वो क्या है, अंडाशय है। इसको भी मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्या है, अंडाशय। ठीक है, ओवरी। अब देखिए अंडाशय में क्या होता है, बीजांड पाए जाते हैं। बीजांड क्या होते हैं, इन्हीं में क्या होता है, अंडकों का निर्माण होता है। तो बीजांड देख लीजिए, इसको क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। इसकी संरचना के बारे में आपको पूरी तरीके से बताया जाएगा। पहले तो आप ऊपर से समझिए बीजांड है, क्या है बीजांड। ठीक है, बीजांड ओव्यूल है। चूंकि ये कई बीजांड हैं, इसको ओव्यूल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये जो बीजांड होता है जिससे जुड़ा होता है, जिसके माध्यम से अंडाशय में अटैच होता है, उसको क्या कहते हैं, बीजांडसन कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांडसन कहते हैं। ठीक है, बीजांडसन। ये देखिए ये किससे जुड़ा है, इससे। तो हम यहाँ पे इसको दिखा देते हैं, ये यानी कि यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे दिखाया है। इसी चीज़ को क्या किया है, मैंने यहाँ पे दिखा दिया। इसको क्या कहते हैं, बीजांडसन। इसको इंग्लिश में प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। अब इसी में क्या होगा, अंडकों का निर्माण होता है। अंडकों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कार्पल से कहते हैं। क्योंकि अंडकों के बारे में हम पढ़ेंगे तो इसीलिए मैं इसमें से दिखा दिया हूँ, अंडकों का निर्माण होता है। अभी इसका नाम नहीं लिखेंगे। तो ये पूरी संरचना पुष्प की थी दोस्तों। ठीक है, मैंने क्या क्या बताया था, पुष्प में 4 चक्र थे। कौन कौन से, बाह्य दलपुंज था, कैलिक्स था, दलपुंज था, क्रोला था और पुमंग था यानी कि एंड्रोसियम, और जयांग था गायनोसियम। एंड्रोसियम जो होता है यानी कि पुमंग जो होता है पुष्प का नरजन्नांग होता है, और गायनोसियम जो होता है, जयांग जो होता है पुष्प का मादा जन्नांग होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि पुंकेसर में 3 भाग के बारे में बताया था, परागकोश बता दिया था, कनेक्टिव यूजी बता दिया था, फिलामेंट पुतंतु बता दिया था। ठीक है, इतना हो गया। हमने स्त्री केसर में क्या बताया, वर्तिकाग्र के बारे में बता दिया, वर्तिका के बारे में बता दिया, अंडाशय के बारे में बता दिया। अब हमें आगे जिसके बारे में अध्ययन करना है वो होता है क्या, परागकोश के बारे में जानना होगा। इसमें परागकणों का निर्माण कैसे होता है, ये सारी प्रक्रिया हम आगे अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और हमारे वीडियो में कोई भी आप हमारे जो मैंने समझाया है इसको अच्छी तरह से आप अगर समझ में आया आपको तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।